नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज से आपका इतिहास सब्जेक्ट शुरुआत करते हैं, जिसमें आज आपका पहला प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वप्रथम देखते हैं हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। मतलब जिन सिक्कों पर आपके सिंबल बने होते हैं, आपके मार्क बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्राक ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृत है। तो आपका आंसर होगा स्टुअर्ट पिगट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने प्रयोग किया है इन तू। नेक्स्ट आपका है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका उत्कीर्ण जो आपके लेख हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र, जिसे इंग्लिश कहते हैं एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विदा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि लिपियों के विकास के अध्ययन क्या कहते हैं। तो पुरालिपि विदा कहते हैं। आगे है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट आपका है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया। तो इसका आंसर होगा B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने सर्वप्रथम प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास तैयार। अब इतिहास में इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपका शुरुआत में जो आपके हैं, आपका पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। सेकेंड आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। तो जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, इसका विकास जो है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल होगा, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब आता है प्रोटो हिस्टोरिकल काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ऐतिहासिक काल की अगर बात आती है, तो आपका 600 ईसा पूर्व से आगे जो भी आपका है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आता है प्रागैतिहासिक काल में किसका उल्लेख है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उसके अध्ययन से आपका जो साक्ष्य मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु अपठनीय है। जो आपके आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें जो लिखित साक्ष्य है उसको हम पढ़े नहीं सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक काल, आपका पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। जो आपका ऐतिहासिक काल है, इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब इस पर आपका क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसको जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग हम करते हैं। तो आपका धार्मिक ग्रंथ का हम प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रयोग करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का भी उल्लेख करते हैं। अगला है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम
किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिस्प। जेम्स प्रिस्प ने 1837 ईस्वी में जो ब्राह्मी लिपि है उसको सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे आपका है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास। महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास को भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। आगे आपका है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो आपका इसका आंसर होगा वैश्वत मनु। वैश्वत मनु पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे। आगे है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो आपका आंसर होगा वायु पुराण में। अगला नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो आपके कौटिल्य के इतिहास में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे है आपका, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म, आपका अर्थशास्त्र से मौर्य वंश का, वायु पुराण से गुप्त वंश का। अब आगे आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो आपका संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन वंश का जो संबंध है मत्स्य पुराण से है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित? तो आपका मौर्य वंश। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो आपका दाएं से बाएं। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली जो लिपि है खरोष्ठी लिपि है आपकी। नेक्स्ट आपका है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश के विषय में जानकारी नारद स्मृति से प्राप्त होती है। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती? तो मनुस्मृति। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती? तो मनुस्मृति। नेक्स्ट आपका, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आपका मनुस्मृति को। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है। आपका आगे इसमें महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि महाभारत में पहले कितने श्लोक थे? तो आपके 8800। उसके बाद कितने श्लोक हुए? तो आपका 24,000 श्लोक हुए और बाद में आपका 1,00,000 श्लोक हो गया, तब इसे महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन आपका पुरालेख विधा के अंतर्गत आता है। आपका पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया है? तो आपका डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषण माना गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका बिहार में पड़ता है, इसमें ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था इसने बौद्ध धर्म के अध्ययन किया था। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनके शासक। तो प्रमुख अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख अगर पूछा किस शासक संबंध रखता है? तो आपका कलिंग नरेश खारबेल। ऐहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख
मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख आपका बंगाल शासक विजय सेन, भितरी व जूनागढ़ अभिलेख आपका किस संबंध है, तो आपका अस्कन गुप्त से संबंधित है। आगे इसमें है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो शुंग काल की जानकारी बौद्ध स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक से किया है, तो सी यूकी का पुस्तक किसने लिखा, तो ह्वेनसांग ने लिखा है, जो उसके यात्रा वृत्तांत का उल्लेख मिलता है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की, तो अलबर्नी। क्वेश्चन आता है किताबुल हिंद की रचना किसने किया, तो अलबर्नी ने। ये किस भाषा में, तो आपका अरबी भाषा में है। आगे है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का था। किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट आपका है मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख है, तो पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख है, तो आपका पांड्य राज्य की। नेक्स्ट आपका पतंजलि के महाशय के किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो आपका शुंग वंश। शुंग वंश का के इतिहास का पता पतंजलि के महाशय से मिलता है। चीनी यात्रियों का वर्णन आपका क्वेश्चन आएगा फायान का समय जो था 399 से 414 ईस्वी आपका भारत में थे। इनकी रचना क्या है, भारत दशा का विवरण। इनकी रचनाएं क्या है, भारत दशा का विवरण। इनके विषय में उल्लेख है आपका यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन आएगा कि चीन का वह प्रथम यात्री कौन था जो भारत की यात्रा किया था, तो फायान ने किया था। किसके समय में किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा किया था। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों या कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल का देव निर्मित बताया है। आपका ह्वेनसांग का जो समय है आपका 629 से 645 है। इसकी जो लेख है आपका सी यूकी पश्चात संसार के लेख। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। क्वेश्चन आएगा कि ह्वेनसांग किसके समय में आया था, तो आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। क्वेश्चन ये आएगा कि शिलादित्य की उपाधि से हर्ष वर्धन को किसने विभूषित किया था, तो ह्वेनसांग ने विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा था। क्वेश्चन आएगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो ह्वेनसांग को कहते हैं। या शाक्य मुनि किसे कहते हैं, तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आता है कि किस यात्री को या किस चीनी यात्री को नीति का पंडित कहते हैं, तो ह्वेनसांग को कहते हैं। अगले आपके यात्री थे इसमें इत्सिंग का जो आपका समय था 673 से 675 ईस्वी के मध्य में आए थे। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं, इनका लेख क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, या ऐसा चीनी यात्री था जो क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो मिलता 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता। क्वेश्चन आएगा कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता, तो एरण अभिलेख से। किसका अभिलेख है, तो भानुगुप्त का। किस सन में मिलता, तो 510 ईस्वी में मिलता। पाषाण काल में अब हम पढ़ेंगे स्टोन एज जिसे कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका है नव पाषाण काल। तो आपका जो पूरा पाषाण काल है, इसका जो समय है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक का समय है। मध्य पाषाण काल को 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। आपका नव पाषाण काल जो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रखा गया है। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसे 26 लाख से
50,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। दूसरा आपका इसमें है मध्यपुरा पाषाण काल, जिसे 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। तीसरा आपका उच्चपुरा पाषाण काल, जिसे 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आते हैं इसको हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका बनता है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट को पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है। अगला है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। अगला आपका है इसमें, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बूद्वीप। भारतवर्ष पहले जम्बूद्वीप का खंड था आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था या जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला आपका है इसमें, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं या होता है? तो आपका हथनौरा जो नर्मदा घाटी के तट पर है। अगला आपका है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से आपका पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा कालीबंगा से यह प्राप्त हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो आपका आंसर होगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला आपका है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपका आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट आपका है, प्रस्तर युग स्टोन एज जिसे कहते हैं के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो आपका कुत्ता। अगला आपका है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से प्रारंभ हुआ? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। अगला आपका है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से आपके मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला आपका है, इसमें मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई है? तो नवपाषाण काल से सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई है। अगला है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? तो आपका जौ मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज है। अगला आपका है, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल, ये आपके स्थल है, राज्य और उससे प्राप्त साक्ष्य। तो आपका पहला बनता क्वेश्चन एग्जाम में, इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। यह आपका ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जहां से हमें कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा आपका है दायमाबाद भी आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण और सबसे बड़े ताम्र पाषाण स्थल कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आपके दायमाबाद से प्राप्त हुए हैं। अगला आपका है, नौदा टोली आपका महाराष्ट्र। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृतभांड के प्रमाण मिले हैं।
इसका आपका उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। इससे प्राप्त किया हुए है चित्रित काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है नेवासा। नेवासा भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है और लाल तल पर या लाल सतह पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी मिले हैं। आपका अगला है ताम्रवर्ती। ताम्रवर्ती आपका राजस्थान में स्थित है। यह आपका यहाँ से काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। आपका नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। क्वेश्चन आता है नवपाषाण काल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने कब किया था? तो 1865 में किया था। इसमें आगे क्वेश्चन आपका है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो आपका जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन बनेगा भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से आपके आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला आपका है कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर होगा नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। अगला आपका है पेंबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो आपका निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पेबल उपकरण कहाँ से संबंधित या किस काल से संबंधित? तो आपका निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला आपका है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृत प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृत। आहार संस्कृत ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से है। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला आपका है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो आपका इसका आंसर होगा निम्न पुरापाषाण काल से। अगला आपका है मानव की आखेट और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण। पुरापाषाण काल से आपके मानव के आखेट का उल्लेख मिलता है। अगला आपका है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख के दफनाते थे। क्वेश्चन ये आएगा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को अपने घर में किस दिशा में फर्श के नीचे दफनाते थे? तो आपका उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। अगला आपका है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला आपका है क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो आपका आंसर होगा मध्य पुरापाषाण काल से। अगला आपका है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो आपका नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। आगे आपका है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो आपका शिवालिक पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है
कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? तो हस्तिनापुर से हुआ है। अगला आपका सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंहुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में कहाँ पर स्थित? तो आपके ये सभी वर्तमान में पाकिस्तान। नवपाषाण कालीन स्थल आपके जो कहाँ पर स्थित है? आपका आएगा बुर्ज होम, कहाँ स्थित? तो आपका कश्मीर। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है कि आपका बुर्ज होम कहाँ से है? आपका कश्मीर में है। यहाँ साक्ष्य क्या मिले हैं? तो आपका कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला आपका है गुफप कराल, कहाँ से? तो आपका कश्मीर में है। यहाँ से आपका कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिलबट्टा कहाँ से साक्ष्य मिला? तो आपका कश्मीर में स्थित गुफप कराल से प्राप्त हुआ है। अगला आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण आपके कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान व प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है महदहा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह आपका गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे आपका है कोलडीहा, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कोलडीहा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य धान खेती कहाँ मिलता है? तो आपका कोलडीहा से मिलता है। अगला आपका है संगन कल्लू, ये कर्नाटक में है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। आगे आपका है पिकलिहल, ये भी कर्नाटक में है। यहाँ से भी राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका है चौपानी मांडो, जो कि उत्तर प्रदेश में। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला आपका है सारू तारू, ये असम में स्थित है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद, ये बिहार में स्थित है। हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। अगला आपका है दाओजली, ये आपका असम में स्थित है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता पर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपका 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। क्वेश्चन आता है हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित? तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आपका भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? एग्जाम में कई बार आया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का डेरा। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ या आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो आपका सौराष्ट्र। क्वेश्चन आएगा रंगपुर कहाँ स्थित? तो आपका सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो आप कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की
पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपका लोहा। हड़प्पा काल से आपका लोहे की साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपका मातृ देवी। मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी के लोग करते थे। उत्खनन या उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और किसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है? धौलावीरा नामक पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आता तो आपका गुजरात में धौलावीरा नामक पुरा स्थल स्थित है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल किस स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला आपका है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा किसे कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिला है। आपका आगे हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो आपका वृत्ताकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। अगला नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आपका ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ किया गया था? तो आपका भारत में सबसे पहले किया गया था। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है। तो आपका क्वेश्चन आएगा मिस्र सभ्यता कहाँ नदी स्थित है? तो आपका नील नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मृदा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।